गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हमने स्टडी किया एक स्पीच के बारे में और स्पीच का जो टाइटल था वो था नॉलेज इज पावर। आज की क्लास में हम फिर से एक जो स्पीच है, जो वर्बल स्पीच है, उसके बारे में स्टडी करेंगे और उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ मिल जाएंगी और उन इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर हम इसका स्टडी करेंगे। तो इसमें वर्बल इनपुट में क्या होता है, हमें कुछ हिंट मिलते हैं, कुछ हमें इन्फॉर्मेशन मिलती हैं और इन्फॉर्मेशन और हिंट्स के आधार पर हमें जो है स्पीच को प्रैक्टिस में लेना होता है, स्पीच को याद करना होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ, राइट ए स्पीच इन अबाउट 100 वर्ड्स इन ऑन वीमेन्स रोल इन सोसाइटी। क्या क्वेश्चन बना आपका? राइट ए स्पीच इन अबाउट 100 वर्ड्स ऑन विमेन्स रोल इन सोसाइटी। आपको 100 शब्दों में एक स्पीच लिखना है। टॉपिक का नाम क्या है? विमेन्स रोल इन सोसाइटी। विमेन मीन्स औरतें, रोल मीन्स भूमिका, इन में सोसाइटी मीन्स समाज। तो हमारा मेन टॉपिक क्या हुआ? समाज में औरतों की भूमिका या समाज में नारियों की भूमिका क्या होती है, उसके बारे में हमारा ये स्पीच होगा इसका। विमेन्स रोल इन सोसाइटी ये मेन टॉपिक या मेन टाइटल हो गया इसका और टाइटल को हमने यहाँ पर मेंशन किया है। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, एग्जाम में ये 100 वर्ड्स का होता है जो क्वेश्चन में दिया हुआ मिलेगा और आरबीएससी में जो है ये 7 मार्क्स का आता है। आरबीएससी की 12th क्लास में और 11th जो है उसमें भी आता है। इस प्रकार से हमें जो है 7 मार्क्स ऑब्टेन करने के लिए 100 वर्ड्स का ध्यान रखते हुए हमें स्पीच को यहाँ पे प्रैक्टिस में लेना है या एग्जाम में अटेम्प्ट करना है। तो देखते हैं आज का जो स्पीच है वो है विमेन्स रोल इन सोसाइटी, समाज में औरतों की भूमिका। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जैसा कि आपको बताया था, कल वाले स्पीच में मैंने बताया था आपको कि आपको कुछ कॉमन जो लाइन्स हैं उन कॉमन लाइन्स को पहले मेंशन करना है। और कॉमन लाइन कौन कौन सी होगी, यहाँ तक हमारी जो है कॉमन लाइन्स हो चुकी है। माई व्यूज ऑन तक हमारी कॉमन लाइन होगी और इसके बाद में जो टॉपिक है उसका नाम हमने लिख दिया। तो ये कॉमन लाइन्स आपको याद रखनी है। कॉमन लाइन्स याद रख लेंगे, आपकी स्टार्टिंग अच्छी तरह से हो जाएगी। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि 1000 माइल्स जर्नी बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप। हजारों मील की यात्रा करने के लिए एक कदम चलना पड़ता है। मीन्स कोई भी टास्क आप शुरू करते हैं, कोई भी काम आप शुरू करते हैं तो उसमें हमें स्टार्टिंग करनी ही पड़ेगी। स्टार्टिंग नहीं करते हैं तो हमारा काम जो है, हमारा जो टास्क है, हमारी जो प्रोग्रेस है वो आगे ग्रोथ नहीं करती या आगे हम नहीं बढ़ सकते। लेट्स सी द स्पीच। देखिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, रेस्पेक्टेड डायरेक्टर, प्रिंसिपल, वर्दी टीचर्स एंड माय डियर क्लासमेट्स। सम्माननीय निदेशक महोदय, प्रधानाचार्य महोदय, वर्दी टीचर्स, योग्य अध्यापकों, एंड माय डियर क्लासमेट्स और मेरे प्रिय सहपाठियों, ए वार्म एंड प्लीजेंट गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, ए वार्म एंड प्लीजेंट गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को सुबह का या प्रातःकालीन नमस्कार या बहुत ही अच्छी जो सुबह है, सुहानी सुबह है, वो मेरी तरफ से बहुत ही सुहानी सुबह आपको मुबारक हो। इस प्रकार से जो है प्रातःकालीन नमस्कार जो करते हैं उसके लिए बहुत ही स्टैंडर्ड जो लाइन है ये हम यूज करते हैं, ए वार्म एंड प्लीजेंट गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस माय व्यूज ऑन विमेन्स रोल इन सोसाइटी। आज मैं अभिव्यक्त करने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस मीन्स होता है अभिव्यक्त करना। मैं अभिव्यक्त करने जा रहा हूँ, मेरा अभिव्यक्ति देने जा रहा हूँ। माई व्यूज मीन्स विचार, मेरे विचारों की अभिव्यक्ति देने जा रहा हूँ मैं। कौन से टॉपिक पर? ऑन विमेन्स रोल इन सोसाइटी। समाज में औरतों की भूमिका जो है उस पर मैं मेरे विचार व्यक्त करने जा रहा हूँ। अब यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, नेपोलियन हैड वंस सेड। नेपोलियन बोनापार्ट जो है उसने एक बार कहा था, क्या कहा था कि गिव मी मदर्स एंड आई विल गिव यू ए गुड नेशन। नेपोलियन बोनापार्ट का क्या स्टेटमेंट था? वो स्टेटमेंट था कि गिव मी गुड मदर्स, आप मुझे अच्छी जो मदर्स हैं, अच्छी जो माँ है या माएँ हैं,
वो मुझे आप दे दो, एंड आई विल गिव यू ए गुड नेशन, मैं आपको एक अच्छा राष्ट्र दूंगा। समझे बात को आप? बोनापार्ट ने क्या बोला, नेपोलियन ने क्या बोला, गिव मी गुड मदर्स, आप मुझे अच्छी जो माँ है, जितनी भी माएँ हैं संसार में, वो सारी अच्छी माएँ मुझे ला करके दे दो या मुझे दे दो, एंड आई विल गिव यू ए गुड नेशन, मैं आपको एक अच्छा राष्ट्र बना के दे दूंगा। कहने का मीन्स ये हुआ कि नेपोलियन के अकॉर्डिंग जहाँ औरतें बहुत अच्छी होती हैं या औरतों की भूमिका अच्छी होती है, वो राष्ट्र भी बहुत शानदार या बहुत ही अच्छा या बहुत ही प्रोग्रेसिव राष्ट्र होता है, प्रोग्रेसिव नेशन होता है, ऐसा नेपोलियन बोनापार्ट का कहना था। आगे देखिएगा, नॉट ओनली एज मदर्स, माओं के रूप में या माँ के रूप में, बट इन ऑल अदर्स, और भी अन्य जो कार्य होते हैं, रोल्स भूमिकाएं होती हैं इनकी, औरतों की। एक माँ के रूप में तो भूमिका अपनी निभाती हैं, इसके अलावा और भी कई प्रकार के रोल्स हैं, भूमिकाएं हैं जो अदा करती हैं। कैसे देखिएगा, विमेन आर ग्रेट बेनिफैक्टर्स ऑफ सोसाइटी, विमेन्स क्या होती हैं, आर ग्रेट बेनिफैक्टर्स, बहुत ही लाभदायक या लाभकारी जो तथ्य होते हैं वो होते हैं, मतलब औरतों की जो भूमिका होती है, विमेन आर ग्रेट बेनिफैक्टर, वो एक लाभकारी तत्व होते हैं या लाभदायक होती हैं ऑफ सोसाइटी, समाज के अंदर उनकी जो भूमिका है बहुत अच्छी होती है। कहने का मतलब ये है, बेनिफिट का मतलब क्या होता है, फायदा होता है, तो बेनिफैक्टर मीन्स फायदा करने वाली, लाभकारी कह सकते हैं आप, तो वो लाभकारक भी है समाज के लिए, बहुत ज्यादा लाभकारक हैं या लाभकारी हैं। अर्लियर पहले, देयर प्राइम रोल इन सोसाइटी, प्रारंभिक समय की बात कर रहे हैं शुरू में, तो शुरुआत में क्या था कि उनकी जो मुख्य भूमिका होती थी समाज में वो कैसी होती थी, वॉज ऑफ ए होम मेकर, केवल एक होम मेकर की भूमिका होती थी कि घर में रहो और अपना घर का जो भी कामकाज है वो करो, इसके अलावा कोई भूमिका नहीं होती थी। ये प्रारंभिक समय की बात कर रहे हैं जब इतना ज़्यादा एजुकेशन का जो है वो माहौल नहीं था, उस वक्त की बात यहाँ की जा रही है। बट लेकिन नाउअडेज, आजकल क्या हो गया है, दे आर बियरिंग ड्यूअल रेस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूअल मीन्स दोहरी, वो दोहरी भूमिकाएं या दोहरी जिम्मेदारियां निभा रही हैं, दोहरी जो जिम्मेदारियां हैं उनको सहन कर रही हैं, बियर मीन्स सहन करना, निभाना, तो दोहरी जिम्मेदारियां निभा रही हैं वो कैसे, बिसाइड्स बीइंग होम मेकर्स बनने के अलावा, एक गृहिणी बनने के अलावा और क्या कर रही हैं, दे आर ब्रेड अर्नर्स, वो अपने बच्चों के लिए जो है रोटियां भी कमाने वाली होती हैं या कमा के लाती हैं और अपने बच्चों का पालन पोषण करती हैं। तो बिसाइड्स, इसके अलावा, बीइंग होम मेकर बनने के अलावा, गृहिणी बनने के अलावा, और उनका क्या टास्क है, दे आर ब्रेड अर्नर्स टू, वो जो है रोटी या जो खाना है अपने बच्चों के लिए वो भी अर्न करती हैं, अर्नर मीन्स कमाने वाली। इसके बाद में है देयर क्वालिटीज ऑफ लव, उनके जो गुण हैं, क्वालिटीज मीन्स गुण, कौन कौन से गुण हैं, लव प्रेम, काइंडनेस, दयालुता, सिंपैथी सहानुभूति, ये उनके मुख्य गुण होते हैं। इसके अलावा क्या करती हूँ, इन गुणों से मेक द सोसाइटी ए बेटर प्लेस, समाज में क्या करती हैं, मेक द सोसाइटी ए बेटर प्लेस, सोसाइटी को बहुत अच्छा स्थान है वो बना देती हैं, टू लाइव इन, उसमें रहने के लिए, समाज में रहने के लिए समाज में बहुत ही अच्छा जो स्थान है वो बना देती हैं, जहाँ औरतें शिक्षित होती हैं या जिन औरतों में कई प्रकार की क्वालिटीज़ होती हैं, जैसे लव वाली क्वालिटी है, प्रेम की क्वालिटी, या फिर दयालुता की, या फिर सहानुभूति की, ठीक है। तो इस प्रकार से होम मेकर के अलावा वो ये काम भी करती हैं, समाज को नई दिशा, एक सही दिशा देने का काम भी करती हैं। एक हिंदी में, संस्कृत में एक सूक्ति है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते तत्र देवता रमन्ते, जहाँ नारियों की, औरतों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, ऐसा एक सूक्ति के रूप में बताया गया है, और ये बात काफ़ी हद तक सही भी है। इसके बाद देखिएगा, लेट मी कॉन्क्लूड, अब मुझे इसका निष्कर्ष है वो निकालने दो। क्या निष्कर्ष है कि विद द वर्ड्स, एक शब्दों में मुझे निष्कर्ष है इसका ये है, या निष्कर्ष मुझे बताने दो, कहने का मीन्स ये है, लेट मी मीन्स लेट मी कॉन्क्लूड, मुझे निष्कर्ष बताने दो, विद द वर्ड्स, शब्दों के साथ में। क्या निष्कर्ष है कि विमेन मेक इस सोसाइटी वर्थ लिविंग, औरतें जो होती हैं, मेक मीन्स बनाती हैं, सोसाइटी समाज को वर्थ लिविंग, जीने योग्य,
समाज को क्या बनाती है, वो जीने योग्य बनाती हैं। जहाँ पर होम मेकर के अलावा और जो टास्क करने वाली विमेन नहीं होती हैं वो समाज ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं करता, तो उनको ड्यूअल रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है, उनको निभाना पड़ता है। इस प्रकार हमने एक लिटरल इसका ट्रांसलेशन किया है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक बार हम फिर से इसको थोड़ा सा ग्रामेटिकल और इसको जो है एक्सपेंशन में लेते हैं। ग्रामेटिकल इसको और समझते हैं, इस ग्रामर का कौन कौन सा पोर्शन जो है इसमें दिया गया है। तो ग्रामेटिकल जो हम इसका स्टडी और करेंगे एक बार, बीच में कौन सा टेंस का यूज हुआ है, कौन सी फॉर्म का यूज हुआ है, कौन सा पर्सन है, इस प्रकार थोड़ा सा हम स्टडी और करते हैं। और उसको हम इंग्लिश में कहते हैं क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता। ये तो हमने कल से ट्रांसलेशन किया है। अब आपको दोबारा मान लो कोई दूसरा स्पीच फ्रेम करना पड़े, तो उस स्पीच को फ्रेम करने के लिए हमें जो है इन ग्रामर पोर्शन का भी, या जो जो ग्रामर में टेंसेज आते हैं, या मान लो पैसिव वॉइस आता है, उनका भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो वो हमें ध्यान होना चाहिए। ग्रामर के जो बेसिक रूल्स हैं या बेसिक जो चीज़ें हैं ग्रामर की, वो हमें पता होनी चाहिए। अगर बेसिक ग्रामर का हमें पता नहीं है तो हम किसी प्रकार का कोई भी सेंटेंस फ्रेम नहीं कर सकते। तो आपको ये चीज़ें समझने के लिए बात स्पीच की नहीं है, कुछ भी हो, किसी प्रकार का कोई भी स्टेटमेंट, किसी प्रकार के कोई भी हमें लाइंस जो हैं अगर फ्रेम करनी है तो हमें बेसिक ग्रामर आनी ही चाहिए। कंप्लीट ग्रामर नहीं आए नो प्रॉब्लम, कंप्लीट ग्रामर किसी को आती भी नहीं है, लेकिन हमें बेसिक तो आना चाहिए इंग्लिश के सेंटेंस फ्रेम करने के लिए, या फिर हमें इंग्लिश बोलने के लिए। हिंदी जो है हम बोलते हैं तो हमें कोई पूरी ग्रामर थोड़ी आती है, बेसिक ग्रामर आती है, उसके अकॉर्डिंग हम हिंदी बोल रहे हैं, और उसका बोलने का हमारा जो एटमॉस्फियर है वो बना हुआ है, इसलिए हम नॉन स्टॉप हिंदी बोल लेते हैं। इंग्लिश में प्रॉब्लम कहाँ आती है, एक तो एटमॉस्फियर नहीं है, और एक हमें बेसिक ग्रामर का पता नहीं है, और वो बेसिक का पता नहीं, इसलिए वो चीज़ टंग पे नहीं आती, और जब तक टंग पे नहीं आएगी तब तक हम उसको स्पीक नहीं कर पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे। तो एक बार फिर से हम इसको जो है ग्रामेटिकली देखते हैं। तो यहाँ देखिएगा, रेस्पेक्टेड डायरेक्टर साहब, पहले अपना ये जो टॉपिक है उसका नाम क्या है, विमेन्स रोल इन सोसाइटी, समाज में औरतों की भूमिका। तो रेस्पेक्टेड डायरेक्टर, प्रिंसिपल, वर्दी टीचर्स एंड माय डियर क्लासमेट्स। रेस्पेक्टेड का मतलब सम्माननीय, आदरणीय, आदरणीय निदेशक महोदय, प्रधानाचार्य महोदय, वर्दी टीचर्स, योग्य अध्यापकों या योग्य गुरुजनगण यूँ कह सकते हैं, एंड माय डियर क्लासमेट्स, और मेरे प्रिय सहपाठियों। ए वार्म एंड प्लीजेंट गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को प्रातःकालीन नमस्कार, या मेरी तरफ से सुहानी जो सुबह है उसका नमस्कार। टुडे, आज आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस माई व्यूज। आई एम गोइंग टू, यहाँ पर देखिएगा आई के साथ में आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, उसके साथ में किसका यूज किया गया है, एम का यूज किया गया है। गोइंग टू, यहाँ पर इन फ्यूचर कोई भी हम बात करते हैं इन फ्यूचर की, तो उसके लिए हम गोइंग टू का यूज करते हैं। तो यहाँ पर आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस, एक्सप्रेस मतलब अभिव्यक्त करना, मैं व्यक्त करने जा रहा हूँ माई व्यूज, मेरे विचार, मतलब इन फ्यूचर, तुरंत बाद में, जो नियर फ्यूचर है उसके अंदर अपन विचार व्यक्त कर रहे हैं, इसलिए हमने गोइंग टू का यूज यहाँ किया है। तो मेरे विचार व्यक्त करने जा रहा हूँ, व्यूज विचार, ऑन विमेन्स रोल इन सोसाइटी, समाज में औरतों की भूमिका, इस पर मैं मेरे विचार व्यक्त करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। तो यहाँ पर जो माई है, माई मीन्स मेरा, ये क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है, आई से बनता है माई, और इसके बाद में आ रहा है, देखो नाउन आ रहा है, यूज विचार नाउन है। तो जब नाउन आ जाता है, मान लो माई के बाद में नाउन आ गया तो ये एडजेक्टिव हो गया, और अगर यह नाउन नहीं आता, अकेला होता, तो ये प्रोनाउन बन जाता। ओके, ऑन विमेन्स रोल इन सोसाइटी। अब यहाँ विमेन के बाद में क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है, तो ये जो कॉमा लग करके एस लगता है, जिसको अपॉस्ट्रोफी एस कहा जाता है, जिसका मीन्स होता है का, की, के, इस अर्थ में आता है। फिर इसके बाद देखिएगा, नेपोलियन हैड वंस सेड, नेपोलियन ने एक बार कहा था, हैड हेल्पिंग वर्ब है, इसके साथ में क्या लगा हुआ है, थर्ड फॉर्म लगा हुआ है। तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म कौन से टेंस में आता है, वो आता है पास्ट परफेक्ट टेंस में।
यहां पर अगर हैड अकेला होता, ओके, तो ये केवल कौन सा टेंस बनता, पास्ट सिंपल बनता, लेकिन हेड के साथ में क्या आ गया, थर्ड फॉर्म आ गया, इसलिए क्या बन गया, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो नेपोलियन ने कहा था या नेपोलियन कह चुका था, हिंदी की पहचान क्या होती है उसकी, चुका था, चुकी थी या चुके थे। तो नेपोलियन कह चुका था, नेपोलियन ने कह दिया था, इस प्रकार इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। क्या कह दिया था उसने, गिव मी गुड मदर्स, आप मुझे अच्छी जो माँ है या माएँ हैं वो मुझे दो। अब यहाँ पर गिव फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म से आपका सेंटेंस स्टार्ट है, और फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस कौन सा स्टार्ट होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस स्टार्ट होता है। तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस है यहाँ पर कि गिव मी मीन्स मुझे, मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, तो मुझे अच्छी मदर्स आप दो, आई विल गिव, मैं तुम्हें दूंगा। अब यहाँ पर क्या दूंगा, यू ए गुड नेशन, एक अच्छा राष्ट्र मैं तुम्हें दूंगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, इसके साथ में क्या आ गया, विल, ये डिटर्मिनेशन है, उसने दृढ़ निश्चय करके बोला है, इसलिए फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ में विल का यूज हो गया। वैसे होता किसका है, सेल का होता है, लेकिन डिटर्मिनेशन में, वार्निंग में, थ्रीट में, प्रॉमिस में, इंटेंशन में, ये जब नोशन आ जाते हैं, इनमें से कोई सा भी एक नोशन आ जाता है तो हमें क्या करना पड़ता है, फर्स्ट पर्सन के साथ में विल का यूज करना पड़ता है, और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ में सेल का यूज करना होता है या करना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, आई विल गिव यू ए गुड नेशन, यहाँ पर विल और फर्स्ट फॉर्म या सेल और फर्स्ट फॉर्म किस टेंस में आती है, फ्यूचर सिंपल में आती है। ओके, तो फर्स्ट पर्सन के साथ में आपको जिसका यूज करना पड़ता है उन कॉन्सेप्ट में या उन नोशंस में जो मैंने अभी नोशन आपको बताए थे, प्रॉमिस, इंटेंशन, डिटर्मिनेशन, थ्रीट, वार्निंग, उसके अंदर फर्स्ट पर्सन के साथ में आपको विल का यूज करना पड़ता है, और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ में शैल का यूज करना पड़ता है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई, प्लूरल वी, सेकंड पर्सन में यू आता है, और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे, और कोई भी नाम आ सकता है या नाम आता है। फिर देखिएगा, नॉट ओनली एज मदर्स, न केवल माओं के रूप में, बट इन ऑल अदर्स रोल्स टू, उनके और भी अन्य रोल है। ठीक है, विमेन आर ग्रेट बेनिफैक्टर्स ऑफ सोसाइटी, औरतें जो होती हैं वो क्या होती हैं, विमेन आर ग्रेट बेनिफैक्टर्स, वो लाभकारी हैं या लाभ के कारक हैं, उनकी वजह से खूब ज़्यादा लाभ होता है किसको, समाज को। तो समाज के वो लाभकारक या लाभकारी तथ्य हैं या लाभ कारक हैं या लाभकारी हैं, इस प्रकार से आप इसको मेंशन कर सकते हैं। अब यहाँ पर आर का यूज हुआ है, तो आर का यूज मैन वर्ब के रूप में हुआ है, न कि यहाँ कोई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आ रहा है। आर का यूज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही होता है, ये अपन मैक्सिमम देखते हैं। लेकिन आर जब उसके साथ में आईएनजी नहीं है तो वहाँ पर वो मैन वर्ब के रूप में उसका यूज हो रहा है। यदि आर के साथ में थर्ड फॉर्म दी हुई है तो वहाँ पैसिव वॉइस बना हुआ है, ठीक है ना, और आर अगर सिंगल है तो वो मैन वर्ब के रूप में है। फिर देखिएगा, अर्लियर देयर प्राइम रोल, प्रारंभिक समय में उनका जो मुख्य रोल होता था, प्राइम मीन्स मुख्य, मुख्य रोल क्या होता था इन सोसाइटी, समाज में, वो जो फिर होम मेकर, वो केवल एक होम मेकर का, एक गृहिणी का जो रोल होता था उनका, वो प्रारंभिक समय में होता था, आजकल नहीं होता। तो यहाँ पर देखिए वोज का यूज मैन वर्ब के रूप में किया गया है, पास्ट सिंपल टेंस। फिर देखिए, बट नाउअडेज, आजकल, आजकल क्या होने लग गया, दे आर बियरिंग ड्यूअल रेस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूअल रेस्पॉन्सिबिलिटीज, यहाँ थोड़ा सा स्पेलिंग आपको चेंज करना है, DILITIES, ये है रेस्पॉन्सिबिलिटीज। थोड़ा सा स्पेलिंग का ध्यान है, लॉन्ग स्पेलिंग होती है थोड़ा रॉन्ग होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, थोड़ा आपको ध्यान दे लेना है इस पर। रेस्पॉन्सिबिलिटीज, तो रेस्पॉन्सिबिलिटीज में जिम्मेदारियाँ, तो उनकी दोहरी जिम्मेदारियाँ होती हैं, दोहरी जिम्मेदारियाँ निभा रही हैं, आजकल निभा रही हैं। मीन्स यहाँ पर देखिएगा, आर और आर के साथ में वह फर्स्ट ING, बियर का मतलब सहन करना होता है, निभाना होता है, और ड्यूअल मीन्स दोहरी, रेस्पॉन्सिबिलिटीज जिम्मेदारियाँ। फिर आगे देखिएगा, बिसाइड्स, इस वर्ड के बारे में देखिएगा, ये दो वर्ड्स होते हैं, टू वर्ड्स होते हैं, एक में एस लगता है, एक में एस नहीं लगता। तो जिसमें एस आगे नहीं लगता, लास्ट में जिसमें एस नहीं लगता, बिसाइड बोलते हैं उसको, और बिसाइड का मतलब क्या होता है, पास में या बगल में। और जिसमें एस लास्ट में और लग जाता है, एक एस तो यहाँ लगा हुआ है, एक एस यहाँ लगा हुआ है, अगर जिसमें डबल एस हो गए, इट मीन्स एक के अलावा एक एस और हो गया ना, इसका मीन्स भी क्या हो गया, के अलावा,
ये आपको इस तरह से याद रख लेना है कि उसमें सिंगल एस था तो मीन्स बगल में या पास में, यहाँ डबल एस है, एक एस के अलावा दूसरा एस और है मीन्स के अलावा, एक एस के अलावा दूसरा एस और हो गया ना, उसका मीन्स भी क्या हो गया, के अलावा। तो बिसाइड्स बीइंग होम मेकर्स, गृहिणी होने के अलावा या गृहिणी बनने के अलावा, गृहिणी बनने के अलावा दे आर ब्रेड अर्नर्स, वो जो है रोटी कमाने वाली भी होती हैं, मतलब अपना जो आजीविका है, अपना जो सर्वाइवल है वो भी करती हैं, आजीविका भी कमा के लाती है, अपने बच्चों का पालन पोषण करती हैं। तो यहाँ पर भी वो मैन वर्ब का जो है यूज हुआ है, आर का यूज मैन वर्ब के रूप में हो रहा है। इसके बाद देखिएगा देयर क्वालिटीज, उनके जो गुण है, कौन कौन से गुण हैं उनके, लव, काइंडनेस, प्रेम, दयालुता, काइंडनेस दयालुता, सिंपैथी, सहानुभूति, ये उनके गुण होते हैं। और इन गुणों से वो क्या करती हैं, मेक द सोसाइटी ए बेटर प्लेस, वो समाज को एक बहुत अच्छा स्थान बना देती हैं, टू लाइव इन, रहने के लिए या उसमें जीने के लिए उस समाज को अच्छा स्थान वो बना देती हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, मैक V1 है, ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसमें आती है ओनली, जिसमें हेल्पिंग नहीं आती, वो आती है प्रेजेंट सिंपल टेंस में। तो यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस है कि औरतों के ये जो गुण होते हैं, ये गुण समाज को रहने के लिए एक अच्छा स्थान बना देते हैं। तो लेट मी कंक्लूड, अब यहाँ पर लेट का यूज हो रहा है, तो लेट आता है इंपेरेटिव सेंटेंस में, ठीक है ना। तो लेट मी कंक्लूड, इंपेरेटिव सेंटेंस 4 टाइप से स्टार्ट होते हैं, एक तो फर्स्ट फॉर्म से होता है, दूसरा डोंट से होता है, तीसरा प्लीज और काइंडली से होता है, और फोर्थ वाला होता है लेट से होता है। तो लेट मी कंक्लूड, मुझे निष्कर्ष निकालने दो या मुझे निष्कर्ष बताने दो, विद द वर्ड्स, इन शब्दों के साथ में। क्या निष्कर्ष बताने दो, दैट की विमेन मेक ए सोसाइटी वर्थ लिविंग, औरतें बनाती हैं, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी देखिएगा इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, प्लूरल सब्जेक्ट है विमेन, और उसके साथ में क्या आ रहा है, फर्स्ट फॉर्म आ रहा है। तो औरतें क्या बनाती हैं, ए सोसाइटी वर्थ लिविंग, एक समाज को जीने योग्य बनाती हैं। इस प्रकार की औरतें जहाँ हैं वो समाज जीने योग्य होता है, जिन औरतों में लव, काइंडनेस और सिंपैथी ये गुण होते हैं, वो समाज को बहुत ही अच्छा या बहुत ही अच्छी दिशा वो देती हैं, और वो समाज बहुत ज़्यादा जो है वो प्रोग्रेसिव होता है। इस प्रकार से हमने थोड़ा सा ग्रामेटिकल पोर्शन भी इसका देखा है। अब इसके अंदर आपको और जो बातें ध्यान में रखनी है, वो ध्यान में क्या रखनी है, आपको चाहे आप कहीं से भी स्टडी कर लें, चाहे आप किसी रेफरेंसर से स्टडी कर लें, चाहे आप कोई और हेल्पिंग हैंड आपके पास में उससे स्टडी कर लें, लेकिन आपको इसको बनाना सीखना होगा। हम जो मैटर कर रहे हैं यहाँ, वो मैटर कर रहे हैं कंपोज करना, हम जो है कंपोज कर रहे हैं, बात का ध्यान देना थोड़ा सा, हम कर रहे हैं कंपोजिशन। और कंपोजिशन कैसे बनता है, वर्ब है अपनी, मैन है कंपोज, कंपोज मतलब रचना करना, हम रचना कर रहे हैं, हम इनको कॉपी नहीं कर रहे हैं, रट नहीं रहे हैं। कितनी चीज आप रटेंगे, तो हमें कंपोज करना है, किसी चीज को कंपोज जब करेंगे, तो कंपोज करने के लिए आपके पास में बेसिक ग्रामर का होना जरूरी है, आपके पास में सॉलिड वोकेब का होना जरूरी है। सॉलिड वोकेब आपके पास में नहीं है तो आप किसी चीज को कंपोज नहीं कर सकते। इफ यू वांट टू कमांड ऑन इंग्लिश देन यू हैव टू कंपोज एवरीथिंग, हर चीज को कंपोज करना मस्ट है अगर आप कमांड करना चाहते हैं। और आपको एक ऐसा कमांड करना है कि आप हर प्रकार के सेंटेंस को फ्रेम कर सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न, यू हैव टू रिमेंबर सच टाइप ऑफ थिंग्स। कौन सी चीजें याद करनी है, कंपोज वाली, यू हैव टू कंपोज एवरीथिंग, ओके। तो कंपोज करने के लिए हमें हर चीज को माइंड में रखना होता है, जैसे टेंसेज हैं, टेंसेज के अलावा कुछ पैसिव वॉइस के सेंटेंसेज हैं, पैसिव वॉइस के बेसिक रूल हैं, कुछ आपको जो नाउन प्रोनाउन या मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच का मैटर भी आपको आना चाहिए। मतलब बेसिक ग्रामर की बात कर रहा हूँ, लेकिन बेसिक ग्रामर, इतनी बेसिक ग्रामर तो आपको आनी चाहिए जिसमें टेंसेज आने चाहिए, पैसिव वॉइस आने चाहिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच आना चाहिए, कुछ नॉर्मली कंजंक्शन का भी आपको पता होना चाहिए। तो ये जो नॉर्मल ग्रामर है, या फिर WH वर्ड का आपको यूज करना आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब का यूज प्रॉपर आपको आना चाहिए,
ठीक है ना। इतनी जो बेसिक ग्रामर है, नॉर्मल जो ग्रामर है वो तो आपको आनी चाहिए, और इसके बाद में वोकैब आना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मेन चीज है वोकैब। अगर वोकैब आपके पास में नहीं है, कहने का मतलब शब्द जो भंडार है आपके पास में वो अगर नहीं है, तो आप किसी प्रकार कोई भी सेंटेंस फ्रेम नहीं कर पाएंगे। तो वोकैब एक दिन में नहीं आती है। जहां जहां जो वोकैब नहीं आती है, पर डे आप 4, 5, 6 जो भी वोकैब है वो पर डे आप इसको लर्न करें, देखें उनको। एक इसमें एक चीज और है, और वो है वर्ब फॉर्म। आपको वर्ब फॉर्म भी आनी चाहिए, क्रिया के जो रूप होते हैं वो भी आने चाहिए। उनके बिना आप सेंटेंस फ्रेम नहीं कर पाएंगे। जैसे वर्ब फॉर्म होती है, देयर आर 5 वर्ब फॉर्म्स इन इंग्लिश। 5 वर्ब फॉर्म्स कौन सी होती है? फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म और एसईएस और आईएस फॉर्म। ये फॉर्म आपको आना मस्ट है। अब ये आना मस्ट क्यों है? क्योंकि फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो कई टेंसेस में काम आती है। जैसे प्रेजेंट सिंपल में काम आ गई, उसके बाद में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आ रही है काम, क्योंकि इसमें V1 आईएनजी आ रहा है वहाँ। फिर इसके बाद और कहाँ काम आ रही है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, वहाँ भी आपको V1 आईएनजी लगाना होता है। फिर सेकंड फॉर्म आपको पास्ट सिंपल में काम आ रही है, ठीक है। इसके अलावा फर्स्ट फॉर्म पास्ट सिंपल में भी आती है, पास्ट सिंपल के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। फिर इसके बाद में सेकंड फॉर्म तो केवल एक ही टेंस में काम आती है, और वो भी एक सिंपल सेंटेंस होता है, पास्ट सिंपल टेंस का। इसके बाद में थर्ड फॉर्म कहाँ काम आ रही है? थर्ड फॉर्म आपको प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी थर्ड फॉर्म यूज में लेनी पड़ती है। और इसके अलावा जो पैसिव वॉइस हम बनाते हैं वहां भी हम थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो ये चीजें आपके ध्यान में होनी चाहिए कि कौन कौन से टेंसेस में किन किन वर्ब्स का आपको यूज करना होता है। तो डेली आई वुड लाइक टू एडवाइस यू कि यू हैव टू लर्न 5 वर्ब फॉर्म्स डेली। आपको 5 वर्ब फॉर्म है वो डेली याद करनी है, ठीक है। ये मेरी एडवाइस है आपको। डेली 5 वर्ब फॉर्म्स याद करेंगे, और डेली 5 वर्ब फॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपको 1 मंथ में 150 वर्ब फॉर्म्स लर्न हो जाएंगी, और उसके अकॉर्डिंग आप किसी प्रकार का कोई भी सेंटेंस जो है वो फ्रेम कर पाएंगे। तो उन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है। बात स्पीच की नहीं है। सपोज करो स्पीच में तो नॉर्मली 3 से 3.5 लाइन जो है आपकी कॉमन आ जाती है। जहाँ कॉमन लाइन नहीं होती वहाँ क्या करना होता है? मैं बार बार ये कह रहा हूँ आपको कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, हिंदी के सेंटेंस फ्रेम करना है। और हिंदी सेंटेंस स्मॉल सेंटेंस, छोटे छोटे सेंटेंस वो बनाए जिसमें क्या क्या आ जाए, जिसमें आपको केवल सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर को आप फॉलो कर लें जब भी सेंटेंस फ्रेम करें। इस स्ट्रक्चर के अलावा सेंटेंस फ्रेमिंग का कोई स्ट्रक्चर नहीं है। सारे सेंटेंस फ्रेमिंग के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो यहीं से निकलते हैं। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, और इसके अकॉर्डिंग हमें हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है। फर्स्ट आपका यही स्टेप है सेंटेंस को बनाने का, सेंटेंस को फ्रेम करने का। इस स्टेप से बाद में जब आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो ऑटोमेटिक बड़े बड़े सेंटेंस जो है वो भी फ्रेम हो जाएंगे। अब सेंटेंस फ्रेमिंग में इसका क्यों ध्यान रखना है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो इसका आप फॉलो करेंगे। फिर इसके बाद में नेगेटिव सेंटेंस कहीं आप बनाते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हेल्पिंग के बाद में नोट का यूज करना पड़ेगा। तो आपने चेंज तो कितना किया, स्लाइड चेंज तो किया है ना, हेल्पिंग के बाद क्या लगाया है, ओनली नोट का यूज किया है। फिर आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस करेंगे, कहीं आवश्यकता पड़ी आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस फ्रेम करने की, तो हमें हेल्पिंग वर्ब को बाहर लेना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल WH वर्ड लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव हमने किया तो फिर से वो हेल्पिंग के बाद क्या आ जाएगा, नोट आ जाएगा, ठीक है ना। नोट को हम जो है ये हेल्पिंग इधर आ जाएगी, सॉरी हेल्पिंग इधर आ जाएगी, और हम सब्जेक्ट के बाद में नोट का यूज कर देंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है। और WH वर्ड जो भी हैं वो हमें फर्स्ट में लगाने होते ही होते हैं, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना होता है। तो कहने का मीन्स ये हुआ कि इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हमें जो है सेंटेंस फ्रेमिंग करनी है। अब मान लो आपको इंपेरेटिव सेंटेंस बनाना हो तो इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट करते हैं, लेकिन वो आया तो यहीं से ना, मेन वर्ब मींस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म। तो इंपेरेटिव सेंटेंस स्टार्ट करेंगे तो भी यहीं से करेंगे हम,
मतलब ये मेन वर्ब जो है वो हम काम में ले लेंगे, ये ऑब्जेक्ट काम में आ जाएगा। इधर जो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब है वो उसमें आती ही नहीं है। इस प्रकार से हमें एक स्ट्रक्चर का, इस स्ट्रक्चर का फॉलो करते हुए, इससे हम जितने भी स्ट्रक्चर हैं आपके, ठीक है ना, चाहे वो पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, चाहे नेगेटिव है, चाहे इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, चाहे इंपेरेटिव का स्ट्रक्चर है, चाहे वो इंपेरेटिव में जो है नेगेटिव सेंटेंस होता है जिसको हम डोंट से स्टार्ट करते हैं, उसको भी मी से स्टार्ट करते हैं। तो कहने का मीन्स ये हुआ कि एक बेसिक स्ट्रक्चर आपके माइंड में आ गया और कुछ बेसिक ग्रामर आपके माइंड में है, तो यू कैन फ्रेम एनी टाइप ऑफ कंपोजिशन, किसी भी प्रकार का कंपोजिशन आप फ्रेम कर सकते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो आपको जो है इस स्ट्रक्चर का फॉलो करना है और सेंटेंस फ्रेमिंग करनी है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं असाइनमेंट में आपको एक और स्पीच दे दूंगा और उसके बाद में हम नेक्स्ट जो टॉपिक है उसका स्टडी करेंगे। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। प्रॉब्लम हो तो डाउट्स में आप पूछ सकते हैं। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करिए। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।